देखिए, ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ चर्चा में शामिल करूंगा, ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आपसे किए जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपसे किए जा सकते हैं, मैचिंग के रूप में किए जा सकते हैं, वन वर्ड्स के रूप में किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स के रूप में किए जा सकते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये आपके लिए। तो और साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस में चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चंस लिखा हुआ है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो सटन और बॉबेरी क्या वैज्ञानिक थे? सटन एंड बॉबेरी, एंड शब्द लगाना है, एंड बोवेरी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1902 में ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1902 में इन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो ध्यान कर लीजिए, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि गुणसूत्री वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सटन एंड बॉवेरी नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से किया था। कब किया था? 1902 में। फिर है, विच लॉ ऑफ मेंडल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी, मतलब शुद्धता का सिद्धांत, मेंडल के शुद्धता का सिद्धांत जो है वह किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के नियम का को मेंडल के किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का जो नियम है वह पृथक्करण के नियम को शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान कर लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको मैं बता के आया हूं क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये लिख दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही प्योरिटी का लॉ है मेंडल का। व्हाट आर द phenotype एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मेंडेलियन का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को जरा, कि जैसे ये मेंडल ने लिए थे टी एंड टी, क्या सिंगल कैरेक्टर को लिया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, विपरीत कैरेक्टर है, ये लंबे है ये बौने हैं। तो यहां यदि चाहे तो लिख सकते हैं, अपन को कोई सॉल्व कराना है केवल। तो F1 जनरेशन जो है वह F1 जनरेशन मुख्य रूप से इस प्रकार की आई। इस F1 जनरेशन का सेल पॉलिनेट कराया तो टी टी इनका कराया, तो F2 जनरेशन में मुख्य रूप से ये चार्ट बनकर तैयार होता है। आपको ध्यान होगा बच्चों, बिल्कुल बहुत सिंपल है, और लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे ध्यान रख लीजिए। तो गैमेट्स बन गए, ये देख लीजिए इस प्रकार से गैमेट्स बन गए। तो इसका क्रॉस इससे कराया, इसका क्रॉस इससे कराया, इसका क्रॉस इससे कराया, और इसका इससे। तो देखिए कि बाहरी रूप से देखने ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वह फिनोटाइप कहलाते हैं। तो इसमें 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है। क्या 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है? तो ये फिनोटाइप अनुपात हो गया, फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो कौन सा है? 3:1, यानी कि आपका 3 लंबे हैं और एक बौना है। लेकिन जीनोटाइप, उसकी जब जीनिक संरचना स्टडी करते हैं तो जो दिखाई देता है तो वह रेशो क्या कहलाता है? जीनोटाइप रेशो कहलाता है। जीनोटाइप रेशो में 1:2:1 आता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 3:1 और 1:2:1 रेशो हो गया, यानी फिनोटाइप रेशो 3:1 और जीनोटाइप रेशो 1:2:1 मुख्य रूप से होता है। तो यहां लिख दीजिए। अब चूंकि जगह नहीं है तो मैं पी से मतलब फिनोटाइप हो गया 3:1, और जी से मतलब जीनोटाइप हो गया 1:2:1। क्लियर? ये रेशो मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो
अब यदि कोई आपसे पूछ रहे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कंडीशन होती है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मुख्य रूप से क्या 9:3:3:1 मुख्य रूप से प्राप्त होता है। 9:1:9:3:3:1 रेशियो मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो ये आपका उसके फिनोटाइप रेशियो है। फिर दिया हुआ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फाउंड ऑन। देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मैंने आपको रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए की थ्योरी बता के आया था, तो उस समय मुख्य रूप से बताए थे, तो उस वीडियो को देखें और आप समझें। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मुख्य रूप से लेजिंग जो स्ट्रैंड होता है, लेजिंग जो स्ट्रैंड होता है, देखिए इस प्रकार से मतलब आपकी कंडीशन थी, यदि ध्यान होगा थोड़ा सा, ये इस प्रकार से, तो इनके कॉइल ओपन हुए थे तो ये सेगमेंट्स बनते थे इस रूप में। तो इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता था, ओकाजाकी सेगमेंट्स कहा जाता था, ओकाजाकी सेगमेंट्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता था। तो यहाँ आपका क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, इस स्टैंड्स को क्या कहा जाता था, लेजिंग स्टैंड्स। कौन सा स्टैंड कहा जाता था, लेजिंग। तो लिख दीजिए लेजिंग स्ट्रैंड। क्लियर बच्चों, तो ये आपका कौन सा हो गया, लेजिंग स्ट्रैंड मुख्य रूप से हुआ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया बच्चों, तो यहाँ लिखे देता हूँ। पहले ये सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्व सभी कराने। वो लेजिंग स्ट्रैंड, द टर्मिनेशन कोडोन, द टर्मिनेशन कोडोन, यानी टर्मिनेशन कोडोन कौन सा होता है, क्या टर्मिनेशन कोडोन कौन सा होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ कोडोन लिखना चाहिए था, डी लिख गया है। तो देखिए द टर्मिनेशन कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड इज, तो 3 प्रकार के टर्मिनेशन कोडोन आपको बताए गए थे। यदि आप मुख्य रूप से देखेंगे उस चार्ट को देखिए, तो वहां मतलब आपके सीधे सीधे 3 प्रकार के कोडोन बताए थे। UAG, ये ध्यान है क्या, UAG, देखिए 3 हो गए, UAG, UGA, UAA, 3 प्रकार के कोडोन हैं जो राइबोसोम के माध्यम से जो प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य किया जा रहा है। उस समय जब प्रोटीन का निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के दौरान, बीच में किसी भी स्थान पर ये 3 यदि कोड पहुंच गए, 3 में से कोई भी एक कोड पहुंच गया, तो वहीं वह श्रृंखला अवरुद्ध हो जाएगी, यानी प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण आगे नहीं होगा। इस वजह से इनको टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 कोडोन आप ध्यान में रख लीजिए बच्चों। फिर आता है एन एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन, एन एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन। भैया कि आपको टीएनए की मॉडल बताया गया, तो उसमें टीआरएनए में मुख्य रूप से ये एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है। टीआरएनए ट्रांसफर टीआरएनए। क्लियर, तो ये देखिए हो गया। द रीजंस ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए इज, भैया देख लीजिए कि डीएनए की वीडियो को देखिए जाके, आपको क्लियर बताया गया है कि डीएनए का जो एसिडिक नेचर होता है वह किस कारण से होता है। डीएनए का जो एसिडिक नेचर होता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इस फॉस्फोरिक एसिड के कारण मुख्य रूप से इसका एसिडिक नेचर होता है। तो देखिए लिख दीजिए यहाँ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल, ये है फॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ लिख, बहुत है इधर सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो H3PO4 के कारण डीएनए का एसिडिक नेचर होता है, डीएनए का एसिडिक नेचर मुख्य रूप से होता है। तो ये देखिए फिर आता है ए न्यूक्लियोसोम इंक्लूड्स, एक न्यूक्लियोसोम इंक्लूड्स, यानी कि सीधी सीधी बताया गया कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसोम कोड लिख दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसोम कोड प्लस H1 प्रोटीन
इनको मिलाकर मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा जाता है। इनको मिलाकर मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए बिल्कुल अच्छे ढंग से, बहुत इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है। फिर देखिए टेमिनिज्म मीन्स, टेमिनिज्म का मीनिंग क्या होता है, टेमिनिज्म का जो मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलती है उसको टेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिख दीजिए टेमिनिज्म मीनिंग्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ टू फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स, यानी कि दो एरोमेटिक रिंग्स जो फ्यूज होती हैं तो वह मुख्य रूप से किसके द्वारा फ्यूज होती है, क्या किसके द्वारा मुख्य रूप से, कौन कौन से उसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो एडिनिन और ग्वानिन कौन कौन से बेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ टू फ्यूज्ड रिंग, मतलब दो फ्यूज्ड रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो एडिनिन और ग्वानिन की बनी हुई होती है। तो एडिनिन को आप और हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्वानिन को आप और हम लोग किससे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से मैंने आपके सामने ए और जी लिख दिया है। क्या लिख दिया, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। फिर आता है हु डेवलप्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है वह किसने प्रस्तुत की थी। बहुत अच्छा नाम है, आप सोचिए कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे। आप देखिए कितना अच्छे तरीके से पूरी मेथड को मैंने समझा के आया था। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि एलेक जेफरी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, एलेक जेफरी। एलेक जेफरी वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। डीएनए टेक्निक फिंगरप्रिंटिंग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। तो विशेष ध्यान रख लीजिए इस नाम को, वैज्ञानिक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर आता है जंपिंग जीन्स इज नॉन एज, जंपिंग जीन्स इज नॉन एज, देखिए डीएनए के सेगमेंट पर मैंने आपको बता के आया था जंपिंग जीन क्या होते हैं। इनको ट्रांसपोजन जीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इन जीन्स को किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोजन जीन्स के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए ट्रांसपोजन जीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसपोजन जीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज सेंट्रल डॉगमा, यानी कि सबसे पहली सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक जो थे, फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया था। तो अब आप ध्यान करिए कि ये क्रिक जो वैज्ञानिक है वह किससे रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि क्रिक वैज्ञानिक को आपको पहले भी किसी न किसी मॉडल में समझाया गया है मेरे द्वारा। तो क्रिक जो वैज्ञानिक है यह आप ध्यान करें वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया था। डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए मुख्य रूप से 1953 में मुख्य रूप से एक मॉडल दिया गया था जिसको वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से दिया गया था या डबल हेलिकल्स मॉडल कहा गया था। तो ये वहां क्रिक वैज्ञानिक थे, वहां क्रिक वैज्ञानिक थे। तो वही वैज्ञानिक है फ्रांसिस क्रिक वैज्ञानिक है जिन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था। फ्रांसिस क्रिक, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिए विशेष ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, मान के चलिए कि 12th में तो इनमें से ही आने हैं। 12th में से किसी भी स्टेट में एग्जाम होगा, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। बाहर चला जा तो मैं बैठा हुआ हूँ, बाहर चला जा तो मैं बैठा हुआ हूँ, 100% इन्हीं में से आने। तो इस वजह से एग्जाम अब शुरुआत होने वाले है, जनवरी आने वाली है, जनवरी के बाद एग्जाम की लाइन लग जाती है प्रत्येक स्टेट में फरवरी और मार्च में। क्या, तो आप इन सारी वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मेरे द्वारा डाली गई, एक प्ले लिस्ट है उस इम्पोर्टेंट के नाम से, उस प्ले लिस्ट को आप देख लीजिए, पूरा काम हो जाएगा। बस उसमें ये देखना कि 11th की कौन सी है, 12th की कौन सी है, ठीक है ना। तो ये विषय ध्यान रख लें। तो इस वजह से 12th के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूं कि
कोई क्वेश्चन यदि नीट एग्जाम में आता है तो लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से उसमें आ जाता है। तो देखिए क्लियर, द सिंथेसिस ऑफ mRNA is known as synthesis of mRNA is known as DNA के द्वारा DNA सेगमेंट्स पर जब mRNA का निर्माण किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आपको ध्यान होगा कि DNA से mRNA के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA से mRNA के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या था कि DNA ने अपने जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो कोड थे वह कोड mRNA को ट्रांसफर कर दिए। क्या RNA को ट्रांसफर कर दिए, चूंकि ये प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड थे, यानी कि संदेश थे। क्या ये संदेश थे, ये संदेश इस RNA को कहीं जाकर देना था साइटोप्लाज्म में। क्या साइटोप्लाज्म में जाकर मुख्य रूप से जो राइबोसोम होते वहां पहुंचाना था। तो संदेश DNA से कहां पर आए, RNA पर आए, और जिस RNA पर आए उसी RNA को mRNA के नाम से जाना गया। मैसेंजर RNA, संदेश वाहक RNA के नाम से जाना जाता है। तो वही यहां है, द सिंथेसिस ऑफ mRNA इज नोन एज, यानी कि mRNA संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहां लिख दीजिए ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये है आपका। फिर है इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टू ईच अदर बाय बॉन्ड, मतलब कि DNA स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से किस बंध के द्वारा मुख्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय बॉन्ड, मतलब किस बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। ये आप मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि DNA की जो यूनिट होती है, DNA को निर्माण करने वाली जो यूनिट होती है वह न्यूक्लियोटाइड होती है। ये आपको पता ही है। क्या न्यूक्लिक एसिड वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तो वह जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड मिलकर मुख्य रूप से DNA की श्रृंखला बना रहे हैं। तो ये जो श्रृंखला बन तो रही है, लेकिन DNA आपस में यहाँ काय के द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां लिख दीजिए फॉस्फोडाइएस्टर। अब दिखाना बंद हो जाएगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो पूछ ही रहे, तो बॉन्ड ये हो ही गया। तो ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। फिर है वाई विच बॉन्ड ए नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच्ड टू ए पेंटोज शुगर इन DNA में। देखिए क्या क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचोगे DNA में सर ने यहाँ बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड में हटा रहा हूं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा सामने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब DNA में भी भैया कोई दूसरा बॉन्ड आता है। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से या नाइट्रोजन बेस पेंटो शुगर से किस बॉन्ड के द्वारा मुख्य रूप से अटैच रहते हैं। सीधे कर लीजिए, रिंग बनाई थी, जोड़कर बताया गया था आपको, यहां लिखा गया था कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मुख्य रूप से आपके सामने लिखा गया था। तो लिख दीजिए, यहां भी फिर दोबारा से लिखते हैं। क्या समस्या है भाई, लिखने में कोई समस्या नहीं है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड आप लिखते रहे, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बॉन्ड तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके कि वाई विच बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच्ड टू ए पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आपको ध्यान देखिए, न्यूक्लियोटाइड का मैं पुनः एक बार जिक्र यहां करना चाहूंगा कि तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तीन चीजों से न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने होते हैं। नंबर एक नाइट्रोजन बेस, नंबर दो पेंटोज शुगर, और नंबर तीन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर आया है। तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से DNA का एसिडिक नेचर होता है। पेंटोज शुगर दो प्रकार की बताई थी, RNA में राइबोस शुगर पाई जाती है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी, और DNA में मुख्य रूप से डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। क्लियर, ये चीज यहाँ क्लियर हो रही है। RNA मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य कार्य करते हैं, और प्लांट्स वायरस में मुख्य रूप से ये जेनेटिक मटेरियल का कार्य करते हैं, लेकिन DNA जेनेटिक मटेरियल का ही कार्य करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य करते हैं। DNA पर RNA का निर्माण होता है,
डीएनए सेगमेंट्स पर आरएनए का निर्माण होता है, उन आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा गया था, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया था। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से यहाँ रिलेशंस मैं खोल रहा हूँ, क्या एक दूसरे से रिलेशन यहाँ मैं खोल रहा हूँ। तो यहाँ मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड जब ये बन गए तीनों चीजों से मिलकर, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और H3PO4 से मिल गए, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा मुख्य रूप से जुड़े हुए थे उस बॉन्ड को क्या कहा गया था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियर आप कर लीजिए। फिर है विच प्रोटीन इज प्रेजेंट आउटसाइड द हिस्टोन ओक्टामर इन ए न्यूक्लियोसोम मॉडल। देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था आपके लिए, क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था, तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपको ध्यान होगा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल मुख्य रूप से किस प्रकार से होता है, क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल किस प्रकार से होता है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो इसके पीछे मतलब 2 और होंगे, तो ये मतलब ऑक्टामर हो गए, यानी 8। कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये राउंड अप में रहते थे इस प्रकार से, तो यहां से ये जाते थे। तो ये हिस्टोन प्रोटीन था, H1 प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी, H1 प्रोटीन, यानी हिस्टोन। वो वीडियो देख लीजिए न्यूक्लियोसोम मॉडल वाली। तो ये न्यूक्लियोसोम कहा गया था, और ये एक डीएनए की चेन थी बाहर की। तो ये H1, तो स्वाभाविक है कि पूछा जा रहा है न्यूक्लियोसोम के बाहर, न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती, तो H1 प्रोटीन पाई जाती। कौन सी प्रोटीन पाई जाती, H1 प्रोटीन पाई जाती। तो यहां लिख दीजिए H1 प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रथम प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रथम प्रकार की मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है। तो एक बार मतलब ये कि मैं आपको यहाँ इस वजह से और किए दे रहा हूँ कि आप जिससे ध्यान आ जाए कि हाँ सर ने इस प्रकार से समझाया था, और क्लियर है कि आप तो न्यूक्लियोसोम मॉडल वाली वीडियो को देख लीजिए, क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल वाली वीडियो को देख लीजिए, वहां आप चित्र देख लोगे, उसी में क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। यदि पहले समझ चुके हैं तो मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, चित्र देख लोगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए ठीक है। फिर बताया जाता है इन विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज सल्फर इज फाउंड दैट फास्फोरस इज मिसिंग, बट फास्फोरस इज मिसिंग। देखिए क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज के किस भाग में सल्फर पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज के किस भाग में सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस मिसिंग होता। भैया कैप्सिड, उसका जो लेयर होता है बैक्टीरियोफेज के चारों ओर जो लेयर होती है, भाई न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर जो लेयर होती है उसको कैप्सिड कहा जाता है। तो कैप्सिड में मुख्य रूप से क्या होता है, वहां सल्फर पाया जाता है, जबकि फास्फोरस मिसिंग होता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। तो क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन विच पार्ट ऑफ ए बैक्टीरियोफेज सल्फर इज प्रेजेंट, सल्फर इज फाउंड, मतलब प्रेजेंट एक ही बात होगी, बट फास्फोरस इज मिसिंग। तो बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड वाला पार्ट होता है, बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड वाला पार्ट होता है, उस कैप्सिड वाले पार्ट में मुख्य रूप से सल्फर तो पाई जाती है, क्या सल्फर तो पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस एब्सेंट रहती है, फास्फोरस एब्सेंट मुख्य रूप से रहती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ कि लिख लीजिए कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज, कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज, इतना कर दीजिए, उससे काम चल जाएगा। दिखाई देगा बच्चों, कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज, चलो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप तो सुन लीजिए, बैक्टीरियोफेज में बोल रहा हूं, बैक्टीरियोफेज लिख रहा हूं, मतलब जीवाणु भोजी का जो आवरण होता है, प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। चारों ओर देख लीजिए, वायरस की स्ट्रक्चर उठा के देखिए, बैक्टीरियोफेज उसमें समझाया गया, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, क्या जीवाणु भोज के नाम से जाना जाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर को उठा के वाली वीडियो देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। फिर पूछा जाता है स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ, भैया कितनी सिंपल सी बात कर दी, वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हाय बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर
100 आउट ऑफ 100 नंबर आने, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं आप। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं 12th दृष्टिकोण से, भैया कितना बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता है, इसके माध्यम से डॉक्टर आगे की पीढ़ी बनती है, आगे की पीढ़ी डॉक्टर बनती है, और इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो सर फिर कैसे, हम तो 100 में से 100 करके आ जाएंगे, बच्चे ऐसे कहते हैं। अरे भैया आप 100 में से 100 करके आओगे बस, लेकिन ये वाली वीडियो तो देख लिया करें आप, निश्चित 100% क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। स्पीसीज किसको कहती है? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो करते हैं। देखिए लिखिए यहां, इंटर ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग यानी कि एक दूसरे से, देखिए ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहा जाता है। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है बच्चों? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या नहीं है। देखिए ला मतलब फिर द रिकैप्चुलेशंस थ्योरी वाज गिवन बाय, अरे वाह 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 क्या क्वेश्चन है। देखिए एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो देख लीजिए, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपके अर्नस्ट हैकेल वैज्ञानिक दिए होंगे। कौन से? अर्नस्ट हैकेल वैज्ञानिक दिए होंगे, तो वही वैज्ञानिक है जिन्होंने मुख्य रूप से ये दिया था। तो चूंकि अब आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, तो यहां लिख लीजिए अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट है? अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट है, तो ये लिख लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जब तक ले लिया स्क्रीनशॉट भाई आप लोगों ने। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। भाई एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से बहुत अच्छे पशुओं का विकास किया जा रहा है, जो बहुत अच्छे दूध को देते, बहुत अच्छे अधिक मात्रा में दूध को देते हैं, अत्यधिक पोषक दूध को देते हैं, और अत्यधिक मात्रा में मांस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये किसका सिलेक्शन है, किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है इस प्रकार के पशुओं को, इस प्रकार के कैटल्स को बनाने के लिए। ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से आज बहुत अधिक मात्रा में फसल उत्पादन किया जा रहा है, अच्छे अच्छे फूलों वाली फसल का उत्पादन किया जा रहा है, पेड़ पौधों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव अपनी इच्छा अनुसार दो कैरेक्टर को फ्यूज कराता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से अच्छे अच्छे पौधों को एवं पशुओं को प्राप्त किया जा रहा है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें प्रकृति का कोई भी चयन नहीं किया जाता। तो यहां लिख दीजिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फिर लिखा है फॉसिल्स आर मेनली फाउंड इन, फॉसिल्स अधिकांशतः कहां पाई जाती? मेनली वर्ड पर आपको ध्यान देना है, मेनली वर्ड पर आपको ध्यान देना है। तो यहां बताना है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब के सीधे सीधे लिखा है जीवाश्म मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? जीवाश्म मुख्यतः कहां पाए जाते? क्वेश्चन ये है, मुख्यतः मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स पर पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर द रिजेक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज गिवन टू। जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था, अमान्य किया गया था, तो वह अमान्य किस सिद्धांत के द्वारा, किस वैज्ञानिक ने किया था? कौन से वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने स्वतः जननवाद को समाप्त किया था अपने प्रयोग के माध्यम से? तो भाई लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे, लुईस पाश्चर वैज्ञानिक थे, लुईस पाश्चर वैज्ञानिक थे। तो लिख लीजिए यहां
लुइस, देखिए थोड़ा सा जगह कम है, स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। PASTU पाश्चर्स, ठीक है, लुइस पाश्चर्स वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने मुख्य रूप से ये थ्योरी प्रस्तुत की थी समाप्त करने के लिए। फिर है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर गिवन बाई, एक्वायर्ड करेक्टर गिवन बाई, ये ऑफ थोड़ा सा मिटल गया है तो इसको मैं ये लीजिए द्वारा से लिख दिया, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर गिवन बाई, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? भैया एक ही वैज्ञानिक है जो सबसे पहले विकास के सिद्धांत को देते थे। सबसे पहले विकास के सिद्धांत को देने वाले जो 1744 में पैदा हुए थे, 1809 में मुख्य रूप से इन्होंने एक पुस्तक प्रस्तुत की थी, फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक प्रस्तुत की थी। कि नहीं, ध्यान है कि नहीं? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? यहाँ आप लिख दीजिए लैमार्क। कौन से वैज्ञानिक थे? लैमार्क वैज्ञानिक, ठीक है। द ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर स्ट्रक्चर। भैया स्वीट पोटैटो और पोटैटो किस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं? ध्यान कर लीजिए, स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो आलू है और मीठे आलू जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है? एनालोगस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। और एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होती है, आप ध्यान कर लीजिए, संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? जबकि होमोलोगस में स्ट्रक्चर एक थी लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये किसके हैं? एनालोगस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखी है, मैं सिर्फ एनालोगस लिखूंगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन, वाह क्या क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली वीडियो आप देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली वीडियो को देखिए तो उसमें आपको निश्चित तौर पर क्लियर समझ में आ जाएगा कि वहां मैंने क्लियर लिखा हुआ है, वहां मतलब आपको क्लियर लिखा हुआ है। जो फैक्टर अफेक्टिंग वाले पार्ट में देखो, पहला जीन माइग्रेशन था, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट था। तो उसमें आप देखेंगे तो वहां क्लियर लिखा होगा स्मॉलर पॉपुलेशन। तो आप यहां लिख सकते हैं स्मॉलर पॉपुलेशन, विच एरा इज डायनासोर फाइंड इन, किस एरा में मुख्य रूप से डायनासोर्स पाए जाते थे। तो कौन सा एरा भैया? एरा वाली वीडियो देख लीजिए, मीसोजोइक। कौन सा एरा है? मीसोजोइक एरा है, जिसमें कि मुख्य रूप से डायनासोर्स पाए जाते थे। डायनासोर्स कहां पाए जाते थे? मीसोजोइक एरा में पाए जाते थे। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का अध्ययन किस में किया जाता है? कौन से ग्रुप में, ऑर्गेनिज्म में किया जाता है? फाइलोजेनी। किस में किया जाता है? फाइलोजेनी। आप देख लीजिए, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो को देखिए, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियो देखिए, यूट्यूब पे आप डाल दीजिए सर्च में, उसमें निकल आएगा आके और वहां आपको इसका मीनिंग बताया गया होगा, ठीक है। नेम एन एनिमल दैट रिप्रेजेंट ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अरे भैया कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो आप देखिए ये विलुप्त हो चुका है, ये जो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की, सरीसृप और पक्षियों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वह विलुप्त हो चुकी है। आज म्यूजियम में रखी हुई है, जिसको आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। तो जगह का अभाव है, आप लिख लीजिए आर्कियोप्टेरिक्स में, यहां थोड़ा सा लिखे देता हूं, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड लिख दिया है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। मतलब ये सीधे सीधे लिखा है
काय की पक्षी एवं वर्ष के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? आर्कियोपेरिक्स, जो आज विलुप्त हो चुका है। वाई? क्यों? क्योंकि इसमें आर्कियोपेरिक्स में सीधे सीधे दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, सरीसृप के भी कैरेक्टर होते हैं, पक्षी के भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर है वाई विच अदर नेम पेनस्पर्मिया थ्योरी इज नॉन एज कॉस्मोजोन या कॉस्मोजॉइक थ्योरी? कॉस्मोजोन कह सकते हो या कॉस्मोजॉइक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, या एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख दीजिए वाई विच अदर नेम पेनिस्पर्मिया थ्योरी नोन है, मतलब पेनिस्पर्मिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? पेनिस्पर्मिया 30 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिस्पर्मिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? कॉस्मोजॉइक, कॉस्मोजॉइक थ्योरी नाम है। दूसरा नाम चूंकि नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए यहाँ दूसरा नाम लिख लीजिए। कॉस्मोजॉइक के अलावा इसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑन विच शिप ऑफ डार्विन कंप्लीटेड हिज हिस्टोरिकल व्याज, यानी कि जो डार्विन वैज्ञानिक थे ये भ्रमण के लिए किस शिप पर गए थे? तो HMS बीगल। किस पर गए थे? HMS बीगल, HMS बीगल शिप पर मुख्य रूप से गए थे। किस शिप पर गए थे? HMS। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्य रूप से HMS बीगल पूछा जा सकता है कि HMS डार्विन वैज्ञानिक जो थे भ्रमण करने किस जहाज पर गए थे? किस जहाज पर गए थे? HMS बीगल नामक जहाज पर गए थे। What type of evolutionary do Australian placental mammals represent? ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल का उद्भव हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल्स का उद्भव हुआ है वह किस विकास को दर्शाते हैं? तो एडेप्टिव रेडिएशंस है। ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशंस के अंतर्गत आने वाला एक एग्जाम्पल है। आप एडेप्टिव रेडिएशन की वेरिएशन कैसेट को देखिए, वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको मार्सुपियल मैमल्स के बारे में बताया था और प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में बताया था। तो ये अडेप्टिव रेडिएशंस के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल है। वहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख लीजिए अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड वर्क ऑफ विच साइंटिस्ट इन्फ्लुएंस डार्विन? डार्विन किसके पॉपुलेशन, डार्विन जो वर्क कर रहे थे भ्रमण के दौरान HMS बीगल पर जब गए थे तो किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रफुल्लित हुए थे? किसके ज्यादा सबसे ज्यादा मुख्य रूप से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में शब्द इन्फ्लुएंस्ड को क्या कह सकते हैं? प्रेरित। किस के द्वारा प्रेरित हुए थे डार्विन वैज्ञानिक जब मतलब 1831 से 1836 के बीच में 1831 टू 1836 5 वर्ष के लिए मुख्य रूप से इन्होंने गैलापागोस द्वीप वगैरह पर मुख्य रूप से भ्रमण कर रहे थे HMS बीगल पर। तो वहाँ किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? थॉमस माल्स का जो पॉपुलेशन नोट जो प्राप्त हुआ था, जनसंख्या का लेख इनको प्राप्त हुआ था, उससे सबसे ज्यादा प्रेरित हुए थे। तो लिख दीजिए यहाँ, हाँ यहाँ तो जगह है, लास्ट क्वेश्चन है ये, चूंकि थॉमस माल्स। तो ये इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। ये मेरा दावा है इसमें से एक भी क्वेश्चंस किसी भी स्टेट में, विशेष ध्यान रख लीजिए, मैं MP UP की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट में एक भी क्वेश्चन इसमें बाहर नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का बोर्ड क्यों ना हो। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते तो 100% 20 नंबर में से क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन फंसेगा तो वो आपके लिए आ जाएगा। और नीट में तो मुख्य रूप से लगभग इनमें से पूछे ही जाते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से मुख्य रूप से बनते हैं। तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।